ओम्स लॉ क्या चीज होती है, इसके बारे में तो हमने ओम्स लॉ के वीडियो में बात कर रखा है। V इज इक्वल टू आई आर। आओ आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। ये देखते हैं कि ये ओम्स लॉ ये आया कहां से। तो इसके लिए लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और आओ आज हम भी वही एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसके लिए मैं एक कंडक्टिंग वायर को लेने वाला हूं। मान लो कि कॉपर की एक वायर है ये, और इसके अक्रॉस मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला हूं। कुछ V वोल्टेज को क्रिएट करने वाला हूं इसके अक्रॉस, V वोल्टेज। तो क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज क्रिएट किया तो इस वायर में कुछ करंट फ्लो करने लगेगी। मान लो कि आई एम्पियर्स की कुछ करंट फ्लो करने लगेगी। अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि जैसे जैसे मैं इस वोल्टेज को चेंज करूं तो वैसे वैसे करंट ये कैसे चेंज होता है इस वायर के अंदर। और इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर V वर्सेस करंट इन द वायर I का ग्राफ। अब देखो, इनिशियली मान लो कि मैंने कुछ वोल्टेज रखा 2 वोल्ट के बराबर, 2 वोल्ट के बराबर। तो मुझे करंट मिल रहा है 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर। तो अगर मैं ग्राफ पे इस पॉइंट को प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसे आ जाने वाला है, 2 वोल्ट और ये हो गया 1 एम्पियर, यानी कि यहां पे पॉइंट मुझे मिलने वाला है। हाँ, अब इस बार मैं वोल्टेज को दुगना बढ़ा देने वाला हूं। तो यानी कि वोल्टेज को हम कर देते हैं 4 वोल्ट, इस वायर के अक्रॉस का वोल्टेज को। तो इस केस में मुझे दिख रहा है कि वायर में जो करंट है ना, ये भी दुगना हो जा रही है, ये 1 एम्पियर से बढ़ के 2 एम्पियर हो जा रही है। तो यानी कि इस केस में जो पॉइंट आएगा ग्राफ पे, ये कुछ यहां 4 वोल्ट और ये 2 एम्पियर। हाँ, तो यहां पे कहीं पॉइंट आने वाला है। अब इस बार मैं क्या करूंगा कि वोल्टेज को मैं तिगुना बढ़ा देने वाला हूं, 2 वोल्ट से 6 वोल्ट पे आते हैं। तो 2 वोल्ट से अगर मैं 6 वोल्ट पे आऊं तो मुझे दिखता है कि करंट ये भी तिगुना बढ़ जा रही है, 1 एम्पियर से ये 3 एम्पियर हो जा रही है, 3 एम्पियर्स। अब इस केस में देखते हैं ग्राफ पे प्लॉट कहां आएगा। ग्राफ पे पॉइंट ये कुछ 6 वोल्ट हो गया और 3 एम्पियर ये कहीं यहां पे आने वाला है। तो आओ ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो हमारी ग्राफ कुछ ऐसी आने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से पास करेगी 0,0 से। और ये तो जाहिर सी बात है ना, अगर वोल्टेज 0 होगा तो करंट को भी 0 होना पड़ेगा। अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ये 0 हो जाए तो इस कंडक्टर में कोई करंट थोड़ा ना बहेगा। और देखो, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रही है, और जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ रही है उतने ही टाइम्स करंट भी बढ़ रही है। तो यानी कि मैं कहूंगा कि वोल्टेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वोल्टेज V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I के। और अगर यहां पे मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो मेरे पास यहां पे एक कांस्टेंट आ जाने वाला है, V इज इक्वल टू I। कांस्टेंट को हम C से लिख देते हैं, C1 मान लेते हैं। हाँ, इस कंडक्टर के लिए C1 कांस्टेंट है। अब देखो, इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि यहां पे तुम वोल्टेज को कितना भी चेंज कर दो तो केवल I चेंज होने वाला है, और I ऐसे चेंज होगा कि ये जो C1 की वैल्यू है ये बिल्कुल ही सेम रहे, तभी तो हम इसे कांस्टेंट बुला रहे हैं। तो देखो, इस इक्वेशन को अच्छे से लिखने का एक और तरीका है। मैं अगर दोनों साइड I से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा V डिवाइडेड बाई I वोल्टेज बाई करंट, और ये बराबर हो गया कांस्टेंट C1 के। अब यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊं तो सेम अमाउंट से करंट भी बढ़ने वाला है, ताकि ये रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट रहे और ये C1 के बराबर रहे। तो आओ इस कंडक्टर के लिए हम C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया V बाई I के बराबर। तो यानी कि हम कोई सा भी पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो इसके लिए V है 6 वोल्ट्स के बराबर, 6 वोल्ट्स, और I ये हो जाएगा, ये इस पॉइंट के लिए हो जाएगा कुछ यहाँ से यहाँ तक, वो हो गया 3 एम्पियर्स। यानी कि 6 डिवाइड बाई 3 V बाई I, ये हमें दे देगा 6 बाई 3 हो गया 2। तो यानी कि C1 की वैल्यू ये हो जाएगी 2। तो यानी कि इस कंडक्टर के लिए तुम V और I को कितना भी चेंज कर लो, इन दोनों की वैल्यू आपस में ऐसी चेंज होगी ताकि ये रेशियो ये हमेशा 2 के बराबर ही रहे। तो ये तो हो गई एक कंडक्टर की बात। यहाँ पे हमने कॉपर को लिया था और उसके लिए हमें C1 की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू ये कुछ 2 आ रही थी। अब आओ इस बार कंडक्टर को ही बदल देते हैं। इस बार हम लेने वाले हैं मान लो आयरन को, और इसके हमने डायमेंशन को भी चेंज कर दिया है, मटेरियल को भी चेंज कर दिया है। तो देखो, इसके लिए जब मैंने सेम एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास कुछ सिमिलर ग्राफ आया, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है। इस बार जब मैंने 2 वोल्ट का वोल्टेज दिया ना तो हमें करंट मिला कुछ 1/2 एम्पियर का। लेकिन जैसे ही मैंने वोल्टेज को डबल किया वैसे ही करंट भी डबल हो गया, और वोल्टेज को ट्रिपल करते ही करंट भी ट्रिपल हो गया। तो इसलिए इस बार भी हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज ये प्रोपोर्शनल होने वाला है करंट के, और हमारे पास सिमिलर इक्वेशन आने वाली है, V इज इक्वल टू I इंटू कॉन्स्टेंट। लेकिन इस बार कॉन्स्टेंट शायद अलग हो जाए, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं इसे V बाई I इज इक्वल टू C2। अब C2 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे V बाई I करना पड़ेगा। तो कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे V है 2 वोल्ट और I ये है हाफ, तो यानी कि 2 बाई हाफ ये हो जाने वाला है 4 के बराबर। तो यानी कि ये हो जाएगा इस बार 4।
तो इस बार भी अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करूं तो करंट की वैल्यू सेम अमाउंट से चेंज होने वाली है, ताकि इन दोनों का रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट रहे, ये हमेशा 4 के बराबर रहे। तो इन दोनों एग्जांपल्स ये निकल के आ रहा है कि कांस्टेंट की वैल्यू ये वोल्टेज और करंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। इनफैक्ट एक कंडक्टर की कांस्टेंट ये डिपेंड करती है कंडक्टर के मटेरियल पे, किससे बना हुआ है, आयरन से, कॉपर से, गोल्ड से या फिर किसी और चीज से, और ये डिपेंड करती है उसके डायमेंशंस पे। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि डिपेंड करती है मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे। अब आओ एक आखिरी चीज देखते हैं। कॉपर के केस में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ रही थी 2 के बराबर, और आयरन के केस में कांस्टेंट की वैल्यू आ रही थी कुछ 4 के बराबर। अब अगर मैं दोनों के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप दूं, कुछ 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, तो क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि दोनों में कितना करंट फ्लो करेगा? क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। तो क्या यहाँ पे 4 इज इक्वल टू डैश इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4, 4 1 4। सिमिलरली यहाँ पे मैं कहूँगा 4 इज इक्वल टू डैश इंटू 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 2 इंटू 2। तो देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा थी, 4 थी, तो करंट की वैल्यू ये कम आ रही है, और जब कांस्टेंट की वैल्यू कम थी तो करंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये डिटरमाइन करता है कि ये कंडक्टर कितने करंट को अलाउ करे खुद के थ्रू। तो यानी कि इस नंबर से हमें ये पता चलता है कि ये कंडक्टर करंट को कितना रेजिस्ट कर रहा है, कितना रोकने की कोशिश कर रहा है। जिस कंडक्टर के लिए ये नंबर बड़ा होगा वो कंडक्टर ज़्यादा रेजिस्ट करने वाला है करंट को, और जिसके लिए छोटा होगा वो कम रेजिस्ट करेगा। तो इसलिए इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस भी बुलाते हैं, रेजिस्टेंस आर। और यहीं से आया है हमारा ओम्स लॉ, पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर इज इक्वल टू करंट इन द कंडक्टर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यानी कि रेजिस्टेंस ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, और ये डिपेंड नहीं करती है वोल्टेज और करंट पे, और ये बताती है कि ये कंडक्टर कितना रेजिस्ट कर रहा है करंट को। अब एक आखिरी चीज देखो, ओम्स लॉ के अनुसार ये जो वोल्टेज है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है करंट के, यानी कि जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट भी बढ़ने वाला है। और यही सेम चीज हमें दिख रही है इस कंडक्टर के वीआई ग्राफ में। देखो वीआई ग्राफ ये एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आया है ओरिजिन से पास करता हुआ, और इस केस में जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ रहा है उसी रेशियो में करंट भी बढ़ रहा है। लेकिन देखो अगर तुम असल में प्रैक्टिकल करोगे ना, तो किसी भी कंडक्टर का ग्राफ ये इतना स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं यार, हो सकता है कि तुमने रीडिंग लेने में थोड़ी सी गलती कर दी हो, या फिर डिवाइसेस में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो। तो इसलिए उन गलतियों से बचने के लिए हम बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं, और हमारा ग्राफ ये कुछ ऐसा आता है। डॉट्स थोड़े स्ट्रेट लाइन पर नहीं होंगे, लेकिन तुम दूर से देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे है, और तुम ऑलमोस्ट ये मान सकते हो कि जो वोल्टेज होगा ना इस कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंडक्टर के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, ऊबड़ खाबड़ ग्राफ। देखो यहाँ पे वोल्टेज ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे कि इस सेक्शन पे ध्यान दो, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज ये तो उल्टा घट रहा है यार। तो यानी कि ग्राफ से मैं ये कह सकता हूं कि इस कंडक्टर की वोल्टेज इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, ये ट्रू नहीं होने वाला है। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो इन्हें समझने के लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ऐसे डिवाइसेस जिन्हें समझने के लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनकी वोल्टेज उनके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्हें हम बुलाते हैं ओमिक डिवाइसेस। वैसे मेटल्स ये ओमिक होते हैं, इनकी वोल्टेज इनके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनका वीआई का ग्राफ ये भी एक स्ट्रेट लाइन आता है। और इसका एग्जांपल हो गया किसी बल्ब का फिलामेंट। अब नॉन ओमिक का एग्जांपल हो गया सेमीकंडक्टर्स, इनकी वोल्टेज इनके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, और इनका वीआई का ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। और इनका एग्जांपल हो गया एलईडी बल्ब्स, जो कि आजकल हम अक्सर यूज कर रहे हैं। अब आओ वीडियो को यहीं पे समराइज करते हैं। हमने देखा कि ओम्स लॉ ये आया कहां से है, और कुछ ओमिक डिवाइसेस होते हैं जिनकी वोल्टेज इनके करंट के प्रोपोर्शनल होती है, और उनके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके लिए V वर्सेस I का ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इस ग्राफ से ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू। किसी भी पॉइंट पे तुम वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करना और उसे डिवाइड कर देना, तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जिनकी वोल्टेज उनके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, उन्हें बुलाते हैं नॉन ओमिक, और उनकी V वर्सेस I का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है।